बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम प्रेपोजिशन 4.10 पढ़ेंगे, पेज नंबर 27। प्रेपोजिशन की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है AI और वो सीक्वेंस किसी सिग्मा अलजबरा की कलेक्शन से ली गई है, सिग्मा अलजबरा से ली गई है, तो फिर एक ऐसी सीक्वेंस उससे बनाई जा सकती है कि जो दूसरी सीक्वेंस बनाई जाएगी उसके जितने भी सेट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। और जब भी दी गई सीक्वेंस और जो हमने सीक्वेंस बनाई है उनका यूनियन करेंगे, फाइनाइट यूनियन करेंगे, तो दोनों का यूनियन आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस बात को बाय एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में सपोज कर लेते हैं हमारे पास AN सीक्वेंस है 1 2 3 सो ऑन n। अब AN सीक्वेंस को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो वो कुछ इस शक्ल में लिखी जाएगी। A1 इज इक्वल टू सेट सिंगलटन सेट 1, A2 में दो एंट्रीज आ गई 1 2, A3 में 1 2 3, A4 में 1 2 3 4 और AN में 1 2 3 सो ऑन n। अब इन सब का अगर यूनियन करें तो यूनियन करने पे AN के लिए आंसर आ जाता है 1 2 3 सो ऑन n। अब इससे एक ऐसी सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं जिसमें ये खूबी हो। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। पेयर वाइज डिसजॉइंट कहने से ये मुराद है कि आप इस सीक्वेंस के कोई सी भी दो एंट्रीज ले लें। ठीक है, लेट्स से हम B1 और B2 ले लेते हैं। B1 और B2 का इंटरसेक्शन करने पर आंसर हमेशा एम्प्टी आए, ये डिसजॉइंट की खूबी होती है। तो उसने और जब आप डिसजॉइंट चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एनी टू सेट, हर दो सेट, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ B1 B2 के लिए ये बात है, आप B1 को B3 के साथ भी चेक करें, फॉर एनी टू कोई भी दो से सेट ले लें सीक्वेंस में से, उनका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आएगा। तो हम ऐसी सीक्वेंस के लिए कहेंगे कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और जनरली इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर एक सीक्वेंस BN है और उसी की एक दूसरी उसी सीक्वेंस का एक दूसरा सेट ले लिया जाए BM, और अगर इन दो आर्बिट्ररी का इंटरसेक्शन हम एम्प्टी प्रूव कर सकें तो हमारी बात साबित हो जाती है कि दी गई सीक्वेंस या बनाई हुई सीक्वेंस पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस बनाने की टेक्निक ही अडॉप्ट की है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो सीक्वेंस मौजूद थी उस सीक्वेंस से ही हमने जनरेट की है अपनी पेयर वाइज, उसी से ही जनरेट करनी है अपनी पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस। तो B1 इक्वल रख लिया है A1 के और A1 बराबर था सेट 1 के। B2 को इक्वल रख लिया है A2 माइनस A1 के। ठीक है, A1 आ गया। ठीक है, अब A2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 2, सेट 1 2 ये यहाँ पे मेंशन है, और इसमें से माइनस कर दिया A1 को। जब A1 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो आप देखें इन दो में B1 और B2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 1 है, ये सिंगलटन सेट 2 है। इसी तरह B3 बनाते वक्त क्या कर रहे हैं, A3 में से माइनस कर देंगे A1 यूनियन A2, जितने भी प्रीवियस सेट हैं A की जो सीक्वेंस AN है उसकी जो प्रीवियस एलिमेंट है उन सब को माइनस करते जाएं, A1 यूनियन A2। जब हम माइनस करेंगे A1 यूनियन A2 एक्चुअली सेट 1 2 ही आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो इधर से सिंगलटन सेट 3 आ गया। इसी तरह चलते जाएं तो BN किस तरह से जनरेट होगा, AN में से माइनस कर दें प्रीवियस सारे सेट्स A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन AN माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक माइनस करेंगे, माइनस करने पर सिर्फ और सिर्फ N माइनस 1 तक दोनों की एंट्री सेम होंगी, माइनस हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा सिंगलटन सेट N। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ पर जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं, एक आ रही है 1 2 3 और इसी तरह चलते जाएं तो N। जब इन सब का यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पे दोबारा हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 सो ऑन N। तो वो यूनियन ऑफ BN भी सेम आंसर दे रहा है जो यूनियन ऑफ AN का था। तो यही बात हम यहाँ पे साबित करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस ली गई है जो किसी सिग्मा अलजबरा से ली गई है तो उस सीक्वेंस से हम एक ऐसी पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं जो जिन दोनों का यूनियन हमेशा, फाइनाइट यूनियन हमेशा सेम हो। ये रिज़ल्ट हमारे लिए हेल्पफुल है जब हमें ऐसी सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ डेफिनेशंस ऐसी आगे हम पढ़ेंगे कि जिनमें डेफिनेशन अप्लाई ही तब हो सकती है जब हमारी जो सीक्वेंस है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस हो। तो अगर हमें किसी भी तरह की सीक्वेंस दी जाएगी तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम पेयर वाइज
डिसजॉइंट सीक्वेंस उससे जनरेट कर सकेंगे, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। जी, तो मैं इस स्टेटमेंट को रेस कर रही हूँ। स्टेटमेंट में जो हमारे लिए सबसे अहम बात है, जो 2 बातें हमें साबित करनी है, आप कह लें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम बी आई को कंस्ट्रक्ट करें, जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया था, ठीक है, डिफाइन करें, ठीक है, बी आई। दूसरा पॉइंट, उसे पेयर वाइज डिसजॉइंट प्रूव करें। जो बी आई हम डिफाइन कर रहे हैं उसे पेयर वाइज डिसजॉइंट प्रूव करें। तीसरा पॉइंट कि ये बात साबित करें कि यूनियन ऑफ बी एन इक्वल है यूनियन ऑफ ए एन के। तो इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं प्रूफ लिखते वक्त। पॉइंट 1, ठीक है, ए आई हमारे पास ऑलरेडी दी गई सीक्वेंस है किसी सिग्मा अलजेब्रा ए में। हम बी एन एक्चुअली जनरेट करने लगे हैं, उससे सीक्वेंस जनरेट करने लगे हैं जो पेयर वाइज, जिसे हमें साबित भी करना पड़ेगा कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि B1 इक्वल है A1 के, B2 इक्वल होगा A2 माइनस A1, B3 इक्वल आ जाएगा A3 माइनस A1 यूनियन A2, B4 इक्वल आ जाएगा A4 माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3। इसी तरह चलते जाएं तो Bn इक्वल आ जाएगा An A1 यूनियन A2 यूनियन An माइनस 1। देखिए अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि जो भी यहाँ नंबर है उससे एक कम, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने सीक्वेंस डिफाइन की है, ये जो Bn हमने इधर जनरेट कर ली है, जनरलाइज्ड हम एक बना ली है। इस Bn को हम इस तरह भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिमॉर्गन लॉ। हमने ये बात सीखी हुई है A माइनस बी इक्वल है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो A की जगह पर यहाँ पर है An इंटरसेक्शन, और B की जगह पर है हमारे पास ये पूरी टर्म है, ये यूनियंस की, A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन यूनियन An-1 का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये बात भी सीखी हुई है डिमॉर्गन लॉ की मदद से, ये A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ से An इंटरसेक्शन बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब इंटरसेक्शन है तो नॉट नेसेसरी कि आप ब्रैकेट लगाएं, अगर लगा भी लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन An-1 कॉम्प्लीमेंट। तो फिर अब जहाँ भी हमें Bn को लिखना होगा हम ये वाली फॉर्म को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो Bn को मेमोराइज कर लें या इस बात को सेव कर लें, इसको आगे हम फर्दर यूटिलाइज़ करेंगे कि Bn बराबर है An इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन An-1 कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो Bn डिफ़ाइन कर लिया हमने। अब Bn डिफ़ाइन करने के बाद अगली बात जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है कि हम इसे डिसजॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने Bn डिफ़ाइन किया है उसमें एक बात हमारे लिए क्लियर है कि जितने भी ये Bn आ रहे हैं ये सारे के सारे हमेशा बिलोंग करेंगे कलेक्शन से, सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन से, क्योंकि A1 A2 A3 A4 ये सारे सिग्मा अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं। अगर ये सारे बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली B1 B2 B3 सारे A1 A2 A3 पे डिपेंड कर रहे हैं,
ऑब्वियसली सारे बीज भी कलेक्शन का ही मेंबर होंगे। ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है, ठीक है। ये बात क्लियरली करके आप लिख सकते हैं, क्लियरली ऑल बी एन बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा। सॉरी, यहाँ सिंपली अलजेब्रा जैसे लिखा हुआ है। अब पॉइंट 2 पे चलते हैं। पॉइंट 2 पे हम ये साबित करना चाहते हैं कि जितने भी बी सेट्स हैं, बी आई कलेक्शन है, उसमें जितने भी एलिमेंट है B1 B2 B3 सो ऑन Bn, सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि फॉर एनी टू बीज, लेट से एक Bn ले लें और एक को Bm ले लेते हैं, इंटरसेक्शन Bm इक्वल है एम्प्टी सेट के, ठीक है। इफ n इज़ नॉट इक्वल टू m, देखिए अगर आप सेम सेट लेते हैं तब तो इंटरसेक्शन लेना पॉसिबल ही ना होगा। अगर आप A1 सेट का इंटरसेक्शन A1 से इसका साथ ही ले लेंगे तो डेफिनेटली वो सेम ही सेट है, तो आंसर फिर से A1 नहीं आ जाएगा, एम्प्टी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये बात तभी होगी जब n ये कोई से दो मुनफरिद सेट हैं, और हमें चेक भी मुनफरिद सेट के लिए ही करना है ये पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि n और m आपस में बराबर नहीं है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो m ग्रेटर है n से या m लेस है n से, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक बात की जा सकती है। सो विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी m इज़ लेस देन n, m छोटा है और n बड़ा है, ठीक है। मींस हम ये कह रहे हैं कि अगर एक सीक्वेंस है इस तरह से, उसमें एंट्रीज़ हैं B1 B2 B3 तो सो ऑन, फिर एक कोई एक Bm होगी, फिर उससे कहीं आगे जाके आगे बढ़ते जा रहे हैं Bm+1 Bm+2 करते करते Bn, इस तरह से, ठीक है। तो Bm जो है वो छोटा नंबर है कंपैरेटिवली Bn के, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर ये छोटा नंबर है तो डेफिनेटली ये इससे पहले ही आएगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब हमने Bn को डिफ़ाइन किया था तो Bn की डेफिनेशन हमें बहुत सारी बातें बताती है। उसमें से एक डेफिनेशन बात ये भी है कि जब हमने B1 डिफ़ाइन किया था तो B1 एक्चुअली A1 के ही बराबर था। तो अगर हम ऐसा कहना चाहें कि B1 सारे का सारा कंटेन होता है A1 में, तो ये गलत बात नहीं है। एक्चुअली इधर तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो कंटेन वाली बात दोनों तरफ से होल्ड कर रही है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। B2 को देखें, B2 बराबर है A2 माइनस A1 के। A1 के एंट्रीज़ निकाल दें तो B2 हमारे पास एक्चुअली 2 बनेगा, जबकि A2 हमारे पास क्या था 1 2। तो देखें 1 2 बड़ा सेट है, इसमें से माइनस किया हमने एक्चुअली 1 को। तो यहाँ से देखें तो ये बात क्लियरली शो होती है कि B2 कंटेन करता है A2 में। देखें B2 हमारे पास सिर्फ सेट 2 है और A2 सेट 1 2 है, ठीक है। इसी तरह अगर चलते जाएं तो जितने भी बीज हैं, अगर हम B3 कहेंगे तो वो भी इसी तरह है, वो भी कंटेन करेगा A3 में। A3 1 2 3 है और B3 सिंगलटन सेट 3 था, जो हमने एग्जांपल लिखी थी उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो ये बात हम क्लियर ही रहेगी, हमेशा ही ऐसा रहेगा। आप किसी भी तरह की एग्जांपल सेट कर लें, ये बात सब के लिए जर्नल ही रहेगी, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिफ़ाइन की है Bn को, ये उसकी वजह से, या बीज को जिस तरह से बाय डेफिनेशन ऑफ Bn हम लिख सकते हैं Bm कंटेन इन Am,
ठीक है, हम दोनों तरफ इस डेफिनेशन को पूरा करवाने के लिए इंटरसेक्शन ले लें बी एन से, बी एन इंटरसेक्शन बी एम, बी एन इंटरसेक्शन ए एम। हमें बस यहाँ पे अब ये बात साबित करनी है कि ये वैल्यू एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो सिर्फ इस वैल्यू को लेते हैं, टेक बी एन इंटरसेक्शन ए एम। अगर इस बात को इस तरह से लिख लें, बी एन इंटरसेक्शन ए एन लिखने की बजाय ए एम इंटरसेक्शन बी एन, क्योंकि सेट थ्योरी सेट्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस तरह लिखें या इस तरह लिख लें। ठीक है, जगह इसलिए बदली है कि ए एम की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, लेकिन बी एम के लिए हमने डेफिनेशन जो बनाई हुई है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बी एन की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है ए एन इंटरसेक्शन ए वन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन माइनस वन कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिखा है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ए एम इंटरसेक्शन बी एन समझने के लिए। ये देखिए, ए एम इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन ए वन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एम कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए एम प्लस वन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन माइनस वन कम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए इधर हमने लिखा हुआ है कि m स्मॉलर है n से। अगर m n से स्मॉलर है तो डेफिनेटली फिर ए एम सेट ए एन से पहले ही होगा। ठीक है, और हम उसे इस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर आप इधर से सारी जगहों पे इंटरसेक्शन ही है तो एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है, हम अपनी मर्ज़ी से ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव लॉ भी एप्लीकेबल है, तो बाय विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो इन दो का इस्तेमाल करते हैं, तो और जगह भी बदलते हैं और ब्रैकेट की पोजीशन भी बदलते हैं। ए एम इंटरसेक्शन ए एम कॉम्प्लीमेंट, ए एम इंटरसेक्शन ए एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बाकी बचे हुए सेट्स ए एन इंटरसेक्शन ए वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एम प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से सिर्फ इसको फोकस करें, किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट आता है। तो यहाँ पर ए एम इंटरसेक्शन बी एन इक्वल आ जाएगा एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन ए वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक दफ़ा हमने सारे को खोल के डिफाइन किया है अच्छे तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार ईच एंड एवरी पॉइंट लिखें, आप सीधा डॉटेडली सीधा लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे देखें
एम्प्टी सेट के साथ इस पूरे सेट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। तो जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं हम एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट का सबसेट है, तो इस केस में जो स्मॉल सेट होता है, सबसेट बन रहा होता है, हमेशा वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ए एम इंटरसेक्शन बी एन इक्वल आ गया एम्प्टी सेट के। ठीक है, तो आप पहले वाली स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखी हुई थी, हम ये लिख रहे थे कि बी एन इंटरसेक्शन बी एम कंटेन हो रहा था ए एम इंटरसेक्शन बी में, और ये सारा इक्वल आ गया है एम्प्टी सेट के। तो अगर ये एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया है तो हमें ये बात भी पता है कि एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर सेट का, तो वो सबसेट होगा बी एन इंटरसेक्शन बी एम का भी। बी एन इंटरसेक्शन बी एम सबसेट है एम्प्टी सेट का, और एम्प्टी सेट इसका सबसेट है। अगर दोनों सेट एक दूसरे में कंटेन हो रहे हैं तो डेफिनेटली इक्वलिटी होल्ड करती है। देखिए, ये बात हमने सेट थ्योरी में सीखी हुई है कि अगर मैं साबित करना चाहती हूँ दो सेट आपस में बराबर हैं तो मुझे दो बातें साबित कर देनी चाहिए। एक ये कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं, दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट पहले में मौजूद हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें साबित हो रही हैं। बी एन इंटरसेक्शन बी एम कंटेन हो रहा है एम्प्टी सेट में, और एम्प्टी सेट क्योंकि हर सेट का सबसेट होता है तो वो इजीली कंटेन हो रहा है बी एन इंटरसेक्शन बी एम में। तो यहाँ से बी एन इंटरसेक्शन बी एम इक्वल आ गया एम्प्टी सेट के, जो ये बात इम्प्लाई करता है कि जो हमारी सीक्वेंस हमने डिफाइन की है इस पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस। ठीक है, अब बस आखिरी बात साबित करने के लिए रह गई है, और आखिरी बात ये है कि हम ये बात साबित करना चाहते हैं कि इस डिसजॉइंट सीक्वेंस का यूनियन और जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका यूनियन, ए आई सीक्वेंस का यूनियन एनी सीक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं बराबर है। थर्ड पॉइंट हम साबित करना चाह रहे हैं, आप यूनियन ऑफ एन ए एन इक्वल है यूनियन ऑफ एन बी एन के। अब यहाँ पर भी वही बात है, अगर मुझे दो सेट्स की इक्वलिटी शो करनी है तो मुझे दो बातें शो करनी चाहिए। नंबर वन, यूनियन ऑफ एन बी एन कंटेन करता है यूनियन ऑफ एन ए एन में। नंबर टू, यूनियन ऑफ एन ए एन कंटेन करे यूनियन ऑफ एन बी एन में। ये यूनियन ऑफ एन में से मुराद है एन तक यूनियन। ठीक है, फाइनाइट यूनियन, सिंपली आप ये कह लें फाइनाइट यूनियन। तो पहली बात, ये जो पहला वाला पॉइंट है नंबर वन, ये तो बड़ी आसानी से ए पॉइंट साबित हो जाएगा बाय डेफिनेशन। बी एन की जो डेफिनेशन है उसमें हमने देख लिया था कि ईच एंड एवरी बी वन जो था वो कंटेन कर रहा था ए एन में। अगर ईच एंड एवरी कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली फिर उनका यूनियन भी कंटेन करता होगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बी एन, यूनियन ऑफ एन बी एन कंटेन इन यूनियन ऑफ एन ए एन। ठीक है, क्योंकि ए एन यहाँ पर ए एन ए वन ए टू ए थ्री जितने भी सेट आ रहे थे वो सारे बी वन बी टू बी थ्री को कंटेन कर रहे थे और सारे सुपर सेट के तौर पर बिहेव कर रहे थे। तो दूसरी साइड को कंटेन करवाना यहाँ पर हमारा काम है बेसिकली। पहली साइड तो आसानी से कंटेन हो जाती है बाय डेफिनेशन ही। नंबर टू पे आ जाएं। ठीक है, तो अब अगर मैं कंटेन करवाना चाहती हूँ इस यूनियन को इसमें, तो उसके लिए वही पुरानी वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। लेट कर लेंगे कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग करता है यूनियन ऑफ एन ए एन से बाय नंबर ऑफ गिवन डाटा और गिवन ऑब्जर्वेशन ये गिव और सपोर्टिंग रिजल्ट। ये बात प्रूव करेंगे कि
अगर हम ये बात प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो गए कि वही एलिमेंट x बिलोंग कर जाता है यूनियन ऑफ n बी एन से, तो ये बात साबित हो जाएगी कि इसके तमाम एलिमेंट इसमें कंटेन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही लेंगे, लेट कर लेंगे x बिलोंग करता है यूनियन ऑफ n ए एन से। अगर इस यूनियन से बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई करता है कि x लाजमी इनमें से किसी एक से बिलोंग ज़रूर करता है, किसी एक, लेट्स से ए एम कह लेते हैं फॉर सम, किसी एक से भी बिलोंग करता हो तो यूनियन का मेंबर होगा। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप ए एम भी कह सकते हैं, आप ए एन भी कह सकते हैं, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर ए एन रखा है तो इसलिए इधर भी ए एन रख लिए। लेट कर लें कि एम बी अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी सबस्क्रिप्ट लगे हैं नीचे, ए एन है या हमने एम यूज़ की है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो एम वो सबसे छोटा इंटीजर है जो ए सेट के साथ इस तरह से आ रहा है कि एक्स सिर्फ बिलोंग उस सेट से ग्रेटर सेट्स, उस सेट से या उस सेट से ग्रेटर से बिलोंग करता है, दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एम। ए एम से छोटे, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो अगर ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो जो इंटीजर एम से छोटे हैं, एम से छोटे 1 2 3 m-1 तक जितने भी इंटीजर हैं उन सब सेट से एक्स बिलोंग, जितने भी इंटीजर सब्सक्रिप्ट के तौर पर सेट्स को दिए गए हैं उस तरह के सारे सेट से एक्स बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A1 A2 A3 सो ऑन AM-1। ठीक है, m वो सबसे छोटा नंबर है जो किसी सेट को सब्सक्रिप्ट के तौर पे दिया गया है और उस सेट से x बिलोंग करता है, उससे छोटे नंबर वाले सेट से x बिलोंग नहीं करता। अगर ऐसा है तो इस बात को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है x बिलोंग करता है AM से माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन यूनियन AM-1। ठीक है, ठीक है, तो ये सर आप बाय डेफिनेशन AM-A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन यूनियन AM-1 जो हमने डेफिनेशन पीछे डिफ़ाइन की थी BN के लिए, तो ये वो डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो इस सारे को लिख सकते हैं BM मीन्स x बिलोंग कर रहा है BM से। अगर किसी एक भी BM से P1 P2 में से किसी एक भी सेट से x बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x उनके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमने ये बात साबित कर ली कि अगर x एक एलिमेंट है यूनियन ऑफ AN का तो वो मेंबर है यूनियन ऑफ BN के। तो यहाँ से ये बात इम्प्लाई होती है कि यूनियन ऑफ n AN कंटेन हो रहा है यूनियन ऑफ n BN में। 2 कह लें, देन बाय 1 and 2 यूनियन ऑफ n AN इक्वल आ जाएगा यूनियन ऑफ n BN के। ठीक है, और इसी बात को हम प्रूव करना चाह रहे थे।